जय माता दी मित्रों। हम लोग हिंदी गद्य जो पढ़े थे दृष्टि से हिंदी गद्य का विकास, ये दूसरा भाग है। हम 2 भाग में बनाए हैं क्लास की, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबद्ध 4 महानुभावों को देखते हैं। तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज ये संस्कृत मिश्रित गद्य को उर्दू वाले भाग कहते हैं। संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाग कहते हैं, जिसका चयन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। ये किसने? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने कहा था। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। कह रहे हैं कि ये मुंशी जी थे सदा सुखलाल नियाज, ये मुंशी जी क्या किए थे? हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण किए थे, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। कौन? मुंशी सदा सुखलाल। ईसा अल्लाह खां के विषय में क्या शुक्ल जी कहते हैं? ईसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। उन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली थी। किसने? ईसा अल्लाह खां ने। तो हम याद करेंगे कि अल्लाह ने 3 प्रकार की भाषा से अपनी भाषा को उन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की। कौन कौन? बाहर की बोली में कौन आएगा? अरबी, फारसी, तुर्की। गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी, ये गंवारी हो गई। भाखापन, संस्कृत के शब्दों का मेल। भाखापन मतलब संस्कृत के शब्दों का मेल। ये 3 शब्दों को इन्होंने नहीं लेने के लिए कहा था। कि किसने? ईसा अल्लाह खां ने। ईसा ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया था। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो ईसा अल्लाह खां ने क्या किया था? भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर करने का प्रयत्न किया था। दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। दूसरी वाली मतलब यही मुल्लापन। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरी बला किसी न किसी रूप में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विनाश कहीं कहीं विशेषतः बड़े वाक्यों में आ ही गया। नहीं चाहते थे ईसा अल्लाह खां, लेकिन फिर भी फारसी के ढंग का वाक्य विनाश कहीं कहीं विशेषतः बड़े वाक्यों में आ गया, पर बहुत कम। आरंभ काल के चारों लेखकों में ईसा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली, मुहावरेदार और चलती थी। तो पूछा जाता है कि किसकी भाषा चटकीली मटकीली, मुहावरेदार और चलती थी? तो ईसा अल्लाह खां की। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मज चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि ईसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। तो कौन? सदा सुखलाल दिल्ली के थे और उर्दू साहित्य के अभ्यास में भी पूरा रखते थे वो, और धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखते थे। ठीक है। सानुप्रास विराम भी ईसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। ईसा अल्लाह खां के गद्य में सानुप्रास विराम बहुत स्थलों पर मिलते हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी ईसा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। कौन? ईसा अल्लाह खां। फिर संस्कृत, ये लल्लूलाल के विषय में दिया जा रहा है। क्या है लल्लूलाल के विषय में? कि संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान ही पड़ते हैं कि कौन? लल्लूलाल। कि संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान ही पड़ते हैं, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। तो कौन? लल्लूलाल जो हैं वो उर्दू भी कुछ जानते थे और ये संस्कृत के विशेष जानकार थे ही,
पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी जानते थे। ईशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। किसमें? लल्लूलाल में। इन्होंने क्या कह रहे हैं कि ठेठ हिंदी, ईशा के समान तो इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प नहीं लिया था, लेकिन विदेशी शब्दों के न आने की प्रतिज्ञा जरूर लक्षित होती है इनके। पर लल्लूलाल की भाषा किशोपासक व्यासों किसी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है कि किसकी भाषा किशोपासक व्यासों किसी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, तो ये लल्लूलाल की है। सम्मुख जाय, सरीनाथ, सोई, कीजे, निरख, लीजे ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसे खड़ी बोली लिखी थी वैसे ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी प्रचलित शब्द भी रखे थे, पर लल्लू जी ऐसे शब्द से बचे रहे। ठीक है, तो ये लल्लूलाल जो थे ये गंग के तरह ही लिखे थे खड़ी बोली में, लेकिन फ़र्क इतना था कि गंग जो थे इधर उधर फारसी अरबी शब्द प्रचलित लिखे थे, पर लल्लूलाल ऐसे शब्द से बचे थे। लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही अधिकतर है। तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि लल्लूलाल की भाषा काव्य भाषा है, गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम के ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है और क्या लिखा है, न संबंध विचारधारा की योग्य है। ठीक है, कहते हैं शुक्ल जी ही का तो है कि शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबंध 4 महानुभावों के विषय में लिखा गया है। तो शुक्ल जी ही कहते हैं कि लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ताओं का काम की ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है और न संबंध विचारधारा के योग्य है। ठीक है, अब किसको देखेंगे हम लोग? अब है सदल मिश्र। 3 लेखक को देख चुके, कौन कौन? मुंशी सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो ये शुक्ल जी के अनुसार इसका क्रम भी पूछता है। तो पहले मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ईशा अल्लाह खां, लल्लूलाल। अब सदल मिश्र के विषय में देखते हैं क्या कहते हैं। इन्होंने मतलब सदल मिश्र ने, थोड़ा सा छोटा कर लें, सदल मिश्र ने क्या किया है, इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। सदल मिश्र ने, शुक्ल जी कहते हैं कि सदल मिश्र जी ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और जहाँ तक हो सका खड़ी बोली का ही व्यवहार किया, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। कह रहे हैं इन्होंने तो प्रयास बहुत किया कि व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया कि जहाँ तक हो सके हम खड़ी बोली का व्यवहार करेंगे, लेकिन इनकी भाषा भी शुक्ल जी कहते हैं कि सदल मिश्र की भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं इनके में भी, सदल मिश्र में भी ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते ही हैं। फुल्हन के बिछौने, चहुदीस यानी सुनी, सोनहन के धर्म आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे, जड़ा बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द है। जड़ा मतलब जड़ाई बाजने लगा, जौन, ये सब पूर्वी शब्द इन्होंने प्रयोग किया है सदल मिश्र ने। अब क्या कहते हैं, हाँ, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक गद्य का, आधुनिक हिंदी का पूरा अभ्यास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा से ही मिलता है। तो 2 लोगों को श्रेय दिए हैं शुक्ल जी। किसको? सदा मुंशी सुखलाल और सदल मिश्र। तो स से दोनों नाम है, सदा सुखलाल और सदल मिश्र। ये स वाले नाम को इन्होंने क्या कहा है कि सदल मिश्र उपयुक्त 4 लेखकों ने, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा अभ्यास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र, 2 स हैं, दोनों स वाले, भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन 2 में से मुंशी सदा सुखलाल की साधु भाषा
अधिक महत्व है। सदा सुखलाल की जो है साधु भाषा अधिक महत्व है। मुंशी सदा सुखलाल ने लेखनी में भी चारों में पहले उठाई थी, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। तो ये सबसे पहले सदा सुखलाल को रखते हैं। कहते हैं कि वो लेखनी में भी चारों थे कवि, उनसे सबसे पहले इन्होंने ही अपनी लेखनी चलाई और गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका स्थान जो है सबसे ऊपर रखे हैं। किसने? शुक्ल जी ने सदा सुखलाल को। तो ध्यान देना है कि सदा सुखलाल का स्थान सबसे पहले रखते हैं शुक्ल जी। अब है राजा शिव प्रसाद। देखते हैं राजा शिव प्रसाद कहाँ चले गए। राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में सदा सुखलाल नियाज प्रभृति 4 महानुभावों के साथ राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह का भी अस्मरणीय योगदान रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। तो ये जो खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में सदा सुखलाल नियाज प्रभृति 4 महानुभाव थे, उनके साथ राजा शिव प्रसाद आते हैं और राजा लक्ष्मण भी आते हैं। शुक्ल जी इनके संदर्भ में अपना विचार प्रकट करते। राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं राजा शिव प्रसाद के विषय में क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, तो कह रहे हैं कब हुए थे? 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय अन्य विभागों के समान वहाँ भी मुसलमानों का जोर था। कहाँ? शिक्षा विभाग में। और उन्हें भाखापन यानी हिंदी संस्कृत से प्रवाहित हिंदी का डर रहता था। राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आ जाए। बहुत चालाक थे राजा शिव प्रसाद। उन्होंने अपने मित्रों पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि के सहयोग द्वारा साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करनी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें यानी राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार आदि लिखी, वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबों जैसे इतिहास तिमिरनाशक आदि में दिखाई पड़ता है। मानव धर्मसार नामक पुस्तक की भाषा तो उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी ही थी। साथ ही अपने गुटका जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी, उसमें थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श रखा। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे। तो यहाँ शुक्ल जी स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रारंभ से ही वह ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की भी स्वच्छंद प्रयोग हो। और संबत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। मतलब ये पक्षपाती शुरू से ही, प्रारंभ से ही थे। कैसे ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, शुक्ल जी बता रहे हैं। इसके कारण ही पड़ताल करते हुए लिखा है, अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी थी कि ठेठ हिंदी का जो अरबी फारसी मिश्रित था, ऐसे ही लोग पसंद करते थे, या अंग्रेज के अधिकारियों का रुख देखकर ऐसा किया था, तो लोग पिछले ही कारण को ठीक समझेंगे कि वो जैसे अरबी फारसी मिश्रित को पसंद करते थे। ये तो कहते हैं राजा शिव प्रसाद के विषय में शुक्ल जी। राजा लक्ष्मण के विषय में देखते हैं क्या है।
उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिव प्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे। राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में कह रहे हैं शुक्ल जी कि उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिव प्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। ठीक है, अब उनके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़ते हैं। प्रकृति विरुद्ध राजा शिव प्रसाद समर्थित भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी। कह रहे हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह इनके विरोध में आगे बढ़े, तो प्रकृति विरुद्ध जो थे राजा शिव प्रसाद के जितने समर्थित थे, उनको ये भाषा खटकी तो होगी, खटकी तो बहुत लोगों की होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। तो असली हिंदी का नमूना लेकर कौन आगे बढ़ते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह। और जो ये राजा शिव प्रसाद सिंह थे, ये कैसा था इनका? तो इनका तो मिला जुला सब था, ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे ही, अरबी फारसी शब्दों का इन्होंने स्वच्छंद होकर प्रयोग किया था। तो जो खड़ी बोली जो थी या असली हिंदी का नमूना किसने लेकर उस समय किसने प्रयोग किया था ज़्यादा? तो राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े थे। शुक्र जी इन्हीं को कहते हैं। देखते हैं किसका है ये रचनाकार। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, इनका 1823 में जन्म होता है, 1895 में मृत्यु। इनका है राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, तिमिर इतिहास, तिमिर नाशक, मानव धर्म सार, भाषा का इतिहास है ये, वीर सिंह का वृतांत, उपनिषद, भारत के पुराने राजाओं का हाल उपनिषद में है, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, ये सिखों का उदय और अस्त इसमें दिया गया है, वर्णमाला, स्वयं बोध, विद्या अंकुर और गुटका। वर्णमाला भी लिखे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, स्वयं बोध, विद्या अंकुर और गुटका। अब राजा लक्ष्मण सिंह का देखते हैं क्या लिखते हैं। इनका जन्म 1826 ईस्वी में होता है और 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शकुंतला लिखते हैं 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह, और रघुवंश 1878 ईस्वी में। कालिदास की रचना का अनुवाद किया है इन्होंने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये रघुवंश जो लिखा है 1878 ईस्वी में, ये कालिदास की रचना का अनुवाद है। और मेघदूत भी लिखे हैं, देखिए मेघदूत 1882 ईस्वी में लिखे हैं। और ये गुटका के विषय में दिया है कि यह संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। तो भारतेंदु के गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। इन्होंने रघुवंशम के गद्य अनुवाद के प्राकथन में कहा है, क्या कहा है? हमारे मत में, कौन कहा है ये? राजा लक्ष्मण सिंह कहते हैं। ये पूछा जाता है और दोनों मिक्स हो जाते हैं कि किसने कहा है, शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा लक्ष्मण। तो ये राजा लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें एक फोर्ट विलियम कॉलेज था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी को मार्किवस वेलेजली ने की थी। याद रखना है, 4 मई 1800 ईस्वी को किसने किया था? तो मार्किवस वेलेजली ने की थी। सदर मिश्र और लल्लू लाल इस कॉलेज से संबंध थे। तो छोटे नाम वाले जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे। हमें मिक्स हो जाता है कि कौन थे। तो सदर मिश्र और लल्लू लाल ये छोटे नाम वाले थे, जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध था। जो बड़े नाम वाले थे वो कॉलेज से बाहर थे। ऐसे ट्रिक लगाएंगे, हमें याद रहेगा। ठीक है, तो सदर मिश्र और लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू व हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट थे। तो कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू व हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट थे। इन्हें गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की रचना की थी गिलक्राइस्ट ने? 19 ग्रंथों की रचना की थी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। कौन सा? ए डिक्शनरी ऑफ
ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। मैं यहाँ लिखी हूँ 2021 में प्रश्न बना हुआ था कि डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसकी है, तो ये गिलक्राइस्ट की है। ठीक है। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये भी इनकी है। गिलक्राइस्ट ने हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी का समानार्थी माना है। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने क्या किया है, हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी का समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट थे, गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं। 3 शैलियाँ माना है गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली के। कौन कौन? दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली या हिंदवी शैली। तो पहला दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। तो हिंदुस्तानी को गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी शैली को क्या कहते थे, द ग्रैंड पॉपुलर। तो हिंदुस्तानी है भाई तो पॉपुलर रहेगा ही, ऐसे याद कर लेंगे। अगर पूछ दे कि द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान किसे कहते थे, किस शैली को गिलक्राइस्ट कहते थे, तो हिंदुस्तानी शैली को। पॉपुलर क्या है, हिंदुस्तानी शैली, ऐसे याद रहेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस ने, तो ये भी याद रखना है कि फोर्ट विलियम के अंतिम प्रोफेसर कौन थे, तो विलियम प्राइस थे। हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया। अच्छा, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस थे। इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया। यह प्रचलन उन्होंने कॉलेज के पत्रों से शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर हिंदी विभाग रख दिया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा, जो फोर्ट विलियम का कौन सा अंतिम प्रोफेसर था जो हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखने शुरू किया था, तो ये प्राइस थे। बहुत अच्छा काम किए थे विलियम प्राइस। तो इसी वजह से इनको क्या हुआ, और पत्रों से शुरू किया था इन्होंने, तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर हिंदी विभाग कर दिया गया। अब देखते हैं अन्य बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे अन्य बिंदु। 1809 ईस्वी में विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म शीर्षक से किया। अब देखिए विलियम केरे ने क्या किया था, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद करके नाम क्या रख दिया था, धर्म नियम, नए धर्म नियम शीर्षक से किसने किया था 1809 में, तो विलियम ने। 1809 तो 1809 में विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम से कर दिया। फिर 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन आते हैं। ठीक, इन्होंने बाइबिल का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषा में किया था। अच्छा, ये विलियम केरे थे, ये बाइबिल का तो हिंदी में सिर्फ अनुवाद किए थे नए धर्म नियम से। लेकिन उसी सन में 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन आते हैं और बाइबिल का उन्होंने हिंदी, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में कौन किया, मार्टिन ने किया। ठीक है। फिर है 1817 ईस्वी में कोलकाता बुक सोसाइटी और लगभग 1833 ईस्वी में आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो महत्वपूर्ण है ये भी कि कलकत्ता बुक सोसाइटी कब बना, 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और लगभग 1833 ईस्वी में आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना हो गई। अब है 1836 ईस्वी में अदालती भाषा से संबंधित इश्तिहारनामा प्रकाशित हुआ। इश्तिहार क्या होता है, इश्तिहार। तो 1836 में अदालती भाषा में से संबंधित इश्तिहारनामा है प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र था कि अब वे अदालती कामकाज के लिए हिंदी में भी आवेदन या प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। तो ठीक है, अब तक तो नहीं हिंदी में हो रहा था, लेकिन 1836 ईस्वी में, कब, 1836 ईस्वी में ये अदालती भाषा संबंधी इश्तिहारनामा प्रकाशित हुआ कि जिसमें क्या जिक्र था, किस बात का जिक्र था कि अब वे अदालती कामकाजी जो थे, अदालती कामकाज होता था हिंदी में भी, उसका आवेदन या प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। 1837 ईस्वी में क्या होता है, तत्कालीन संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम क्या, संयुक्त प्रांत था। कब, 1837 में, कि सरकारी दफ्तरों में कार्यालय भाषा के रूप में उर्दू लागू कर दिया गया। अब क्या तत्कालीन किया गया 1837 में। 36 में देखिए
ये प्रकाशित हुआ कि अब अदालती भाषा से इश्तेहार प्रकाशित हुआ कि अब जो है अदालती कामकाज है हिंदी में आवेदन या प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन तुरंत 1 साल में के बाद 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो अब के उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सरकारी दफ्तरों में कार्यालयी भाषा के रूप में उर्दू लागू कर दिया गया। सरकारी सरकारी जो है कार्यालयी भाषा में उर्दू लागू कर दिया गया दफ्तरों में। फिर 1844 ईस्वी में उर्दू को संयुक्त प्रांत में यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा उत्तर की राजभाषा घोषित कर दिया गया। कितना जल्दी ले काम किए सब। 1844 में उर्दू को संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक ही था राजभाषा घोषित कर दिया गया। अच्छा, किसको राजभाषा को घोषित किया गया था? उर्दू को। उर्दू के समर्थन में गारसा तासी आते हैं और सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। तासी उर्दू के समर्थन में कौन आते हैं? तासी। इनका ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी लिखे थे ना तासी, वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार। तासी और श्री सिंह सेंगर थे। तो ये इनके समर्थन में, उर्दू के समर्थन में अहमद खां और ये तासी आते हैं। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गवारू बोल देते हैं। देखिए, अहमद खां, सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोलते थे, जब गारसा तासी इसे भद्दी बोली कहा था। अच्छा, कितने दुष्ट थे सब। क्या कहते? सर सैयद अहमद खां हिंदी को तो गंवारू बोलते हैं ना, अहमद अपने को अहम समझते थे इसलिए गंवारू बोल दिए, और तासी क्या कहते हैं? भद्दी बोल देते हैं हिंदी को। हिंदी का समर्थन करने वालों में अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंक स्मरणीय है, तो इनको हमें भी स्मरणीय रखना है। कौन है? फ्रेडरिक। याद कैसे रहेगा? तो अब हिंदी के समर्थन में अंग्रेजी विद्वान थे, ये फ्रेंडशिप कर लिए, ठीक, हिंदी से। तो हिंदी के समर्थन में फ्रेडरिक पिनकार्ड स्मरणीय है, फ्रेंड कर लिए, फ्रेंडशिप कर लिए, कौन? हिंदी से। तो फ्रेडरिक पिनकार्ड। पंजाब के नवीन चंद्र राय का भी इस क्षेत्र में विशेष महत्व है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, हिंदी में लिखी, जो बांकीपुरी की खंडक विला प्रेस में छपी थी। 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने जो बांकीपुर के खड़ग विलास है, हाँ, खड़ग विलास में प्रेस में छपी थी, ठीक है। पहला बाल दीपक है, ये 4 भाग में है। और ये बाल दीपक क्या था? यह बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी बाल दीपक। तो किसने लिखा था? नवीन चंद्र राय जो थे, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी और बांकीपुर खड़ग विलास प्रेस में छपी थी। बाल दीपक जो है 4 भागों में, इसको 4 भाग थे और बिहार के स्कूलों में इसे पढ़ाई जाती थी। दूसरा विक्टोरिया चरित्र था और ये 136 पृष्ठों की पुस्तक है जो विक्टोरिया चरित्र है। पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फुलौरी ने पांडित्यपूर्ण और निर्भीक लेखन तथा व्याख्यानों के माध्यम से हिंदी के महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर काम किया। श्रद्धाराम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं हैं गद्य में सत्यामृत प्रवाह, सिद्धांत ग्रंथ है, इन्होंने गद्य में सत्यामृत प्रवाह लिखा। सिद्धांत ग्रंथ। पद्य में क्या लिखा? आत्मचिकित्सा लिखा, यह अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। तत्व दीपक, देखिए इनका क्या है? श्रद्धाराम का तत्व दीपक है और तत्व दीपक श्रद्धाराम का है। और तत्व दीप निबंध वो किसका था? बल्लभाचार्य का था ना, बल्लभाचार्य का था। धर्म रक्षा करते हैं श्रद्धाराम फिलौरी। उपदेश संग्रह, व्याख्यानों का संग्रह है ये। शतोपदेश, दोहे लिखे हैं, ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। गुजराती भाषी होते हुए भी स्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। तो ये स्वामी जो दयानंद थे गुजराती भाषी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। साथ ही उन्होंने अपने मत का प्रचार के लिए खड़ी बोली हिंदी गद्य को अपनाया था। टॉमस रॉबक ने हिंदी को हिंदुस्तानी की महाभाषा कहा। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की महाभाषा। टॉमस रॉबक ने हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा। महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जा सकता है कि हिंदी को किसने हिंदुस्तान की महाभाषा कहा? तो टॉमस रॉबक।
खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में पत्र एवं पत्रिकाओं की भी महती भूमिका रही, जिसका विस्तृत परिचय हिंदी पत्रकारिता वाले खंड में दिया गया है। इति समाप्तम हो गया हिंदी गद्य का विकास। बहुत ही समय ले लिया, बहुत बड़ा भी है, इससे प्रश्न 2-4 तो बनना ही बनना है। तो आप लोगों का धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। अगर आप लोगों को क्लास महत्वपूर्ण लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना राय कमेंट में देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय माता दी।